हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आईएएस की इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपको स्वागत है। आज हम नए इस एपिसोड में बात करेंगे 6 जून के करंट अफेयर्स की और इसमें से देखेंगे कि आज का करंट अफेयर्स क्या है। आपको यहाँ बता दें कि अभी इस लॉकडाउन और इस कोविड-19 की वजह से बहुत सारी गैदरिंग और बहुत सारी गतिविधियाँ नहीं हो पा रही हैं, इसलिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। और इससे हमने सोचा इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने के लिए तो हम इसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। उससे पहले हम कल का कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी कल के एक प्रश्न में, उसको सही कर देते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन था, ये तो अभी बाद में बात करते हैं। पहले हम देखते हैं कल का हमने जो प्रश्न देखा था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है और ये एक भारतीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने थीम दी थी कि नगर वन। ये जो थीम थी ये भारतीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा दी गई थी। वैसे विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो थी जैव विविधता। तो इसमें से दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नगर वन भारतीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा दी गई थी और ये जैव विविधता थीम विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। और विश्व पर्यावरण दिवस का मेज़बान कौन है? हर साल कोई ना कोई मेज़बानी करता है। तो इसका मेज़बान है जर्मनी, कोलंबिया, और कोलंबिया ने जर्मनी के साथ मिलकर मेज़बानी की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया, और जर्मनी के साथ इसने मिलकर मेज़बानी की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल बैठक से चर्चा में रहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की ये पहली वर्चुअल बैठक थी, अभी हाल ही में हुई थी। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1974 में एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भारत को इसमें शामिल करने के लिए कई बार कहा जाता रहा है, लेकिन चीन इसमें से अपना वीटो का प्रयोग करता है और इस भारत को शामिल नहीं होने देता है। कोयला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है? ये किस नदी पर प्रस्तावित किया गया है कोयला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? तो इसका क्या सही आंसर होगा? सिंधु, झेलम, सतलज, ब्यास। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा झेलम। ये कोयला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है? ये चीन के द्वारा चीन बनाएगा। कहाँ पे? पीओके में। और ये बनाएगा जो चीन की मल्टी बिलियन डॉलर परियोजना है ना, मल्टी डॉलर बिलियन परियोजना जो सीपीसीई है ना, सीपीईसी मल्टी डॉलर परियोजना का नाम है वहाँ की सीपीईसी। तो उसके तहत ये बना रहा है। 1124 मेगावाट की ये परियोजना है। यह बनाएगा झेलम नदी पर, क्योंकि चीन इस रास्ते के जरिए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जुड़ेगा और अरब सागर में उसकी पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये हैं राजीव टोपनो। इनको नियुक्त किया गया है कहाँ पे? विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है। राहुल श्रीवास्तव को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आज तक चर्चा में रहे हैं। ये गृह मंत्रालय के पहले गृह मंत्रालय में थे और अब इनको नियुक्त किया गया है। रोमानिया का राजदूत बनाया गया है। इससे पहले सिंगापुर में एक उच्चायुक्त नियुक्त किए गए थे जिनका नाम था पी कुमारन। तो इसका रोमानिया आंसर होगा पी कुमारन। सिंगापुर के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। यूके में गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया है। गायत्री कुमार ये रुचि घनश्याम का स्थान लेंगी। बांग्लादेश में रीवा गांगुली दास को नियुक्त किया गया था और नाइजर में पीके नायर को। नाइजर से याद रखना है, पीके नायर आपको याद रहेगा, पीके नायर नाइजर में। और आपके अपने पड़ोसी देशों के जो आपकी नेबरिंग कंट्री हैं उनके बारे में भी आपको याद रखना है कि जैसे पाकिस्तान में अजय बिसारिया, चीन में विक्रम मिश्री, श्रीलंका में तरणजीत सिंह सिंधु, बांग्लादेश में रीवा गांगुली दास, सिंगापुर में पी कुमारन और यूएस में हर्षवर्धन श्रृंगला। और हाल ही में बहरीन और कतर में भी नियुक्त किया गया है
बहरीन और कतर। तो बहरीन में हमारे हैं पीयूष श्रीवास्तव और कतर में हैं दीपक मित्तल। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया है किरण मजूमदार शाह को। इनका पूरा नाम है किरण मजूमदार शाह। और नारायण मूर्ति को 2004 में मिला था। नारायण मूर्ति को यही पुरस्कार 2004 में मिला था। उदय कोटक को 2015 में मिला था। और ये ओलिविया लम पहली महिला, विश्व की पहली महिला थी जिनको यह पुरस्कार दिया गया था। और किरण मजूमदार शाह विश्व की दूसरी महिला और भारत की प्रथम महिला हैं जिनको यह पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार पाने वाली विश्व की दूसरी महिला हैं और ये बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरण मजूमदार शाह। ये भी याद रखना है कि विश्व की पहली महिला कौन थी जिनको वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला था। तो वो थी ओलिविया लम। और भारत की प्रथम महिला और विश्व की दूसरी महिला कौन है? तो किरण मजूमदार शाह। निम्नलिखित में से कौन आर्द्रभूमि रामसर साइट, कंफ्यूज नहीं होना है आर्द्रभूमि से, ये रामसर साइट होती हैं, रामसर साइट्स 2020 में नहीं घोषित की गई है। यहाँ पूछ रहा है 2020 में नहीं घोषित की गई है ना। तो इनमें से नंदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र में है, 2020 में घोषित की गई थी। व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है, 2020 में घोषित की गई थी। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य 2020 में घोषित की गई थी। और कांजली पक्षी अभ्यारण्य इसका सही आंसर हो जाएगा। कांजली पक्षी अभ्यारण्य। और आपको बता दें कि नंदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र में एकमात्र रामसर साइट है। व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में 3 रामसर साइट को 2020 में शामिल किया गया था। एक केशोपुर मियानी, दूसरा है व्यास संरक्षण रिजर्व, तीसरा है नागल वेटलैंड, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं वेटलैंड। तो ये पंजाब में 3 रामसर साइट को शामिल किया गया है और इसको मिलाकर 6 रामसर साइट हो गई पंजाब में टोटल कितनी हो गई हैं? 6 रामसर साइट हैं। अगर कोई पूछे सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। और यूपी में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य के साथ 5 और जोड़ी गई हैं, नई 5 और जोड़ा गया है। पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य, शमन पक्षी अभ्यारण्य, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, साड़ी पक्षी अभ्यारण्य और सरसई नवार झील। और एक और है पहले से ऊपरी गंगा नदी, ये भी रामसर साइट है। ऊपरी गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा है? ब्रिज घाट से नरौरा स्ट्रेच तक। ब्रिज घाट से नरौरा स्ट्रेच तक की बात करता है, ठीक है। और एकमात्र नंदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र में है और एक कांजली, इसका सही आंसर हो जाएगा कांजली, जो कि पंजाब में है। सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं 2020 में। आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि आर्द्रभूमि कितनी होती हैं और भारत में कुल कितनी आर्द्रभूमियां हैं और ये कन्वेंशन कब हुआ था, कब से इसको शामिल किया जा रहा है। तो यानी रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 आंसर बताने हैं, टोटल कितनी है और रामसर कन्वेंशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। किस कन्वेंशन में खतरनाक अपशिष्ट को खत्म करने या उनके निपटारा करने की बात कही गई थी? ये खतरनाक अपशिष्ट क्या होते हैं? विषैले, विस्फोटक, संरक्षक, ज्वलनशील, टॉक्सिक और संक्रमण अपशिष्ट होते हैं। ये इन्हें कहते हैं खतरनाक अपशिष्ट। तो इनके निपटारा करने की बात कही गई थी। कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेसल कन्वेंशन। इसका सही आंसर हो जाएगा बेसल कन्वेंशन। जो आपका बेसल कन्वेंशन हुआ था 22 मार्च 1989 को
और 1992 में लागू हुआ था। ये स्विट्जरलैंड में, बेसल एक शहर है स्विट्जरलैंड का एक शहर है। मीटिंग हुई थी 22 मार्च को 1989 को। रेटिफिकेशन हुआ था इसका 1992 को, और भारत में यह लागू हुआ था 24 जून 1992 को। 24 जून 1992 को। तो बेसल एक स्विट्जरलैंड में है। अगर पूछा जाए कि भारत में कब लागू हुआ तो 1992 यानी 24 जून। और ये खतरनाक अपशिष्ट को खत्म करने के लिए अपशिष्ट निपटारे के प्रबंधन कर स्वच्छ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। इस कन्वेंशन के अंतर्गत जहरीले, विषैले, विस्फोटक, संक्षारक, ज्वलनशील, इकोटॉक्सिक और संक्रमण अपशिष्ट शामिल हैं। ठीक है, बात करें अगर हम स्टॉकहोम कन्वेंशन की, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन पीओपी की प्रतिबंध की मांग करता है। पीओपी, ये पीओपी क्या होता है? पीओपी होता है कि आपका जो ऐसे रसायन जो लंबे समय तक पर्यावरण में मौजूद रहते हैं और भौगोलिक दृष्टि से व्यापक रूप से फैल जाते हैं और मनुष्यों एवं वन्य जीवों के लिए जहरीले बन जाते हैं। तो पेरिसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूएंट्स होते हैं। क्या होता है इनको? हम अगर पीओपी की हम बात करें तो हमारा बेसल कन्वेंशन स्टॉकहोम कन्वेंशन पीओपी से संबंधित है। पेरिसिस्टेंस ऑर्गेनिक और पॉल्यूएंट्स, तो ये इसका मतलब होता है, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में डीडीटी के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। एल्ड्रिन प्रतिबंधित किया गया है। क्लोरडेन, पेंटाक्लोरोबेंजीन, एंडोसल्फेन आदि जैसे पीओपी को प्रतिबंधित करता है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल ये 1997 में एक्सेप्ट हुआ था, और 1997 में 11 दिसंबर 1997 को यह स्वीकार किया गया था। ये यूएनएफसीसीसी के द्वारा होने वाला कन्वेंशन था, उसके अंतर्गत हुआ था। यह 2 फेज में काम करता है। एक 2008 से 12 में काम किया था। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 फेज में काम किया इसने, 2008 से 12 और 2013 से 2020, और अभी ये काम चल रहा है 2020। क्या मतलब था कि 2008 से 12 में इसका टारगेट था कि 5% GHG को कम करना। 5% पहले उसमें था, 5% GHG को कम करना। फिर इसके बाद 2013 से 20 के दूसरे फेज में 18% GHG कम करना। ये दूसरी प्रतिबद्धता स्वीकार करने वाला भारत 80वां देश था। मतलब भारत दूसरी जो प्रतिबद्धता, मतलब 18% GHG की बात कर रहा है, वो भारत दूसरा देश था। यह समझौता साझी किंतु विभेदित जिम्मेदारी के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह भी याद रखिएगा, साझी किंतु विभेदित जिम्मेदारी के सिद्धांत पर काम करता है। विभेदित जिम्मेदारी के रूप में काम करता है। यह औद्योगिक देशों और यूरोपीय समुदाय के लिए ग्रीन हाउस गैसों यानी GHG के अंतर्गत उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है। ठीक है, और अगर बात करें मीनामाता कन्वेंशन की, तो मीनामाता एक शहर है जापान का। मीनामाता कह सकते हैं उसको। ये जापान का एक शहर है, और ये कन्वेंशन हुआ था 10 अक्टूबर 2013 को, और भारत ने 2018 में इसका रेटिफिकेशन किया था। ये पारा से संबंधित है, पारा, और 10 अक्टूबर 2013 को यह कन्वेंशन हुआ था, और यह भारत ने 2018 में इसका रेटिफिकेशन किया था। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है कलकत्ता में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1916 को। 1 जुलाई 1916 को। तो याद रखिएगा, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे स्टैटिक जीके से होते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के होते हैं, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो कम आ रहे हैं।
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं टायरलेस सोल ऑफिशियल इंस्टाग्राम में, और फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर हमारे वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।